हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू चैप्टर एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वन। द नेम ऑफ द चैप्टर इज राइटर्स बैंक। इसमें हम अलग अलग चीजें कवर करेंगे, जैसे कि इसमें सबसे पहले आपका आया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। So what is this reading comprehension? Reading comprehension means understanding through reading. A comprehension exercise consists of a passage upon which questions are set to test the student's ability to understand the contents of given text to infer information and meaning from it. मतलब कि आपको अंडरस्टैंड करना है इस कॉम्प्रिहेंशन को थ्रू रीडिंग, मतलब पढ़कर आपको अंडरस्टैंड करना है। पहले आपको अच्छे से उस पैसेज को पढ़ना है, फिर जो क्वेश्चन है उनके आंसर करने हैं। ओके, नाउ हेयर आर अ फ्यू हिंट्स। यहाँ पर आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 1, रीड द पैसेज केयरफुली एंड ट्राई टू गेट अ जर्नल आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट इट डील्स विद। पहले हमें अच्छे से पैसेज को पढ़ना है, फिर उसका जर्नल आइडिया हमें निकालना है जो वो बता रहा है। नाउ पॉइंट नंबर 2, read the passage again, this time more thoroughly and make a mental note of the details in it. Okay, पहले हमें फिर से क्या करना है, उस पैसेज को फिर से अच्छे से पढ़ना है, thoroughly उस पे जाना है और उसका एक mental note हमें बनाना है उस डिटेल्स का। ठीक है, उसके अंदर जो डिटेल्स दी गई है। Now point number 3, now take each a question in turn and try to locate its answer in the passage. Make sure that you are able to find a precise and to the point answer for each question. Each question should have a distinct answer, that is your answer to a particular question should not be repeated elsewhere. ओके तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो हर एक क्वेश्चन है उसको अच्छे से रीड आउट करना है। हर एक क्वेश्चन के आपको आंसर पैसेज में ढूंढने हैं और किसी का भी आंसर सेम नहीं होना चाहिए क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ओके, now next is point number 4. Once you have mentally prepared all the answers, write them down. Your answer should be brief and as far as possible in your own language. अगर हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया आंसर तो हमें उन आंसर को अब लिखना है और हमारे आंसर जो एकदम ब्रीफ होने चाहिए और हमारे खुद की लैंग्वेज में हम उसे लिख सकते हैं। Okay, now the point number 5, while answering questions, do not add something from your own side. Don't express your personal views unless you are asked to express them. Okay, तो जब हम आंसर कर रहे हो क्वेश्चन को तो हम अपने खुद के ओन साइड के पॉइंट्स नहीं रख सकते हैं, हमें बस वही पॉइंट रखने हैं जो पूछा गया है। ठीक है, अगर वहां पर बोला जाए कि अपने पॉइंट्स रखने हैं उस आंसर में तो आप रख सकते हो। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 6, it is possible that you may not be know the sign, the exact meaning of some words in the passage. Don't be discouraged. If you read the passage carefully, you will be able to guess the meaning, and that is enough. You can certainly understand the general idea of a passage without knowing the meaning of each and every word. Okay, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि it is possible that हमें मतलब ये पॉसिबल हो सकता है कि हमें अच्छे से ना पता हो मीनिंग कोई एग्जैक्ट वर्ड का। ओके, तो उसमें हमें डिस्करेज फील नहीं होना है। हमें क्या करना है, इफ यू रीड द पैसेज केयरफुली, मतलब अगर हम अच्छे से उस पैसेज को पढ़ेंगे तो हमें कुछ गेस मिल जाएगा, कुछ हिंट मिल जाएगा उससे जिससे हम मीनिंग जान सके, एंड वही हमारे लिए इनफ है और हम सर्टेनली अंडरस्टैंड कर सकते हैं जर्नल आइडिया उस पैसेज का। ठीक है, अगर हम पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे विदाउट नोइंग द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड। ओके, अब आपको यहाँ पर सबसे पहले एक पोम दी गई है। रीड द पोम बिलो एंड आंसर ब्रीफली द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें पोम को अच्छे से पढ़ना है और ब्रीफली हमें आंसर करना है जो क्वेश्चन वहां पर पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर पोम जो है, लेट्स रिसाइट दिस पोम फर्स्ट। If there were dreams to sell, what would you buy? Some cost a passing bell, some a light shy that shakes from life's fresh crown, only a rose leaf down. If there were dreams to sell, merry and sad to tell, and the crier rang the bell, what would you buy? A cottage lone and still, with boughs high, shadowy my woes to still. Until I die, such pearl from life's fresh crown, fain would I snake me down, were dreams to have at will, this would best heal my ill, this would I buy. आपको अब क्या करना है, आपको ये पोम को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ना है और यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, उनके आंसर करने हैं अकॉर्डिंग टू द पोम। ओके, now the next one is read the following passage carefully. Of the most polluted rivers in India is the Ganga, this great river flowing from the Himalayas
to the Bay of Bengal drains 1/4 of India's land area. It supports millions of people who live in towns and cities and villages along its 2,500-kilometer course. These people rely on the waters of the Ganga for drinking, for industrial use, and for irrigating their land. The Ganga is also used by millions more of come to bathe in and drink the water of the most sacred of Indian rivers. Each city and town add its own waste to the Ganga. Most of this is untreated human sewage. None of the 112 towns and cities along the Ganga has full sewage treatment facilities. The rest of pollution comes from domestic garbage, industrial sewage, carcasses of animals and human corpses thrown into the river, and runoff from croplands. Even thought the Ganga has a high capacity of self-cleansing, it cannot keep up with all the waste dumped into it. In many cities, the water is unfit for drinking, cooking, or bathing. Further downstream, the water is unfit for drinking, cooking, or bathing. Further downstream, the quality improves as the river's natural self-purification system has a chance to work. But then there is another city, town, or factory dumping its untreated waste right into the Ganga, one of the most polluted stretches in the 7 kilometers curve at Varanasi, where 6 million devotees come each year to bathe in and add their dirt to the holy river. Unfortunately, they are not the only thing going into the water. India has much to lose by polluting its water supplies. We cannot afford to keep dumping out waste into the same rivers from which we draw our drinking water. And there is no truth to the myth that the Ganga can never be polluted. We have already shown that it can be. The Central Ganga Authority has been set up since 1985 to make the holy river pure again. Okay, so इस पैराग्राफ में आपको गंगा रिवर के बारे में बताया गया है, जो कि दिन प्रतिदिन क्या होते जा रही है, पोल्यूट होते जा रही है, और कैसे हमें इसे पोल्यूशन से बचाना है. ठीक है, यहाँ पर ये भी बताया गया है, और यहाँ पर ये भी बताया कि एक सेंट्रल गंगा अथॉरिटी है जो कि सेटअप किया गया था उसे 1985 में, जो किसमें काम करती है, गंगा को प्योर बनाने में काम कर रही है. ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने हैं इसी पैराग्राफ से, इसी पैसेज से. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज रीड द पोम गिवन बिलो केयरफुली. लेट्स रिसाइट दिस पोम. Today I met a great new friend who knew me right away. It was funny how she understood all that I had to say. She listened to my problems, she listened to my dreams. We talked about love and life. I never once felt judged by her. She knew just how I felt. She seemed to just accept me with all the faults I had been dealt. She didn't interrupt me or need to have her say. She just listened very patiently. I wanted her to understand how much this meant to me, but as I went to hug her, something startled me, put my arms in front of me, and tried to pull her nearer. I realized that my new best friend was nothing but a mirror. ओके, तो यहाँ पर वो जो बच्चा है वो अपने ही रिफ्लेक्शन को बोल रहा है कि ये जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है मुझे अच्छे से समझता है, बहुत अच्छे से मुझे जानता है. तो वो फिर बाद में उसे रियलाइज होता है कि अरे ये तो मतलब मेरा ही रिफ्लेक्शन है मिरर में, यानी कि मैं ही खुद को अच्छे से समझता हूँ, अच्छे से जानता हूँ. ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर को ढूंढना है फ्रॉम दिस पोम. ओके, now the next one is read the passage given below. No obstacles can ever block the way to success if one has the will to succeed. Determined people accept the difficulties of life as challenges and instead of meekly giving in, struggle with greater vigor and triumph in the end. Lal Bahadur Shastri, Dhirubhai Ambani, Premchand, S. Ramanujan were all born in poor families. They drew strength from their poverty and rose to the pinnacles of glory in their chosen fields. The renowned Indian physicist Meghan Saha too was born in a very poor family. He was the fifth child of his parents and his father wanted him to start contributing to family earning as soon as possible. He was able to step into a school only because a kind-hearted
neighbor agreed to pay his tuition fees. His school was 14 kilometers away and he had to walk to the school and back home every day. Walking 28 kilometers a day was hard labor, but it only whetted his thirst for knowledge. He began to give tuition to small children in physics and mathematics to supplement the family income. Even this activity involved cycling for distances in the morning and evening. From these humble beginnings, Meghant rose to become one of the greatest Indian scientific. Meghant kept himself updated about the latest development in physics taking place in Europe by reading physics books in German. He borrowed these books from an Austrian teacher of botany, Dr. Bruhi, in the Bengal Engineering College, Calcutta. He translated some of these latest theories into English to explain them to other students. In fact, he himself developed certain theories and made a significant contribution to the advancement of physics. तो यहाँ पर एक फिजिसिस्ट की बात की गई है कि कैसे वो एक पोर फैमिली से, कैसे उन्होंने जीरो से सब कुछ स्टार्ट किया, कैसे एक पोर फैमिली से वो धीरे धीरे करके सक्सेसफुल एक फिजिसिस्ट बने. ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं फ्रॉम दिस गिवन पैसेज. आपको यहाँ पर अब नया नेक्स्ट वन जो पैसेज है वो दे रखा है. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. तो आपको इसमें भी अच्छे से इस पैसेज को पढ़ना है और हर एक क्वेश्चन को आंसर करना है. ओके, I hope student that you understood this topic, this reading comprehension. Now let's move into the next topic. The next topic in this one is letter writing. What is letter writing? Letters are a very important means of keeping contact with friends and relatives. In modern world, people prefer to send short and relevant messages by telephone, fax machine or teleprinter. They have little time or inclination to write long letter. In fact, we cannot do without letters. They have their own advantages. Letters can be used to share the most intimate thoughts and feelings. They can be used to convey any type of the message. Okay, तो यहाँ पर आपको बताया गया कि लेटर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स है जिससे हम कांटेक्ट में रह सकते हैं अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से. पर आजकल लेटर तो हम यूज नहीं करते अपने फ्रेंड या रिलेटिव से बात करने के लिए. आजकल सोशल मीडिया साइट्स है, ओके, एंड इंटरनेट भी है, इंटरनेट फैसिलिटीज है. और आजकल लोगों को शॉर्ट और रिलेवेंट मैसेज भेजना ही अच्छा लगता है, वो लॉन्ग पैराग्राफ लिखना अच्छा नहीं लगता है. पर कभी कभी लाइक हम जो है लेटर के बिना नहीं रह सकते. कौन से टाइम पीरियड में, जैसे कि ये हमारे खुद के एडवांटेज के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं. जैसे अपने कुछ अंदर की फीलिंग्स या थॉट्स बताने हो तो वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लेटर के जरिए. हम लॉन्ग लेटर लिख सकते हैं किसी को, ठीक है, इनफॉर्मल वे में. ओके, या ऑफिशियल जब चीजें होती है तो उनके लिए हमें फॉर्मल लेटर लिखना होता है. ओके, Now, letters may be broadly classified into two kinds. Letters दो तरीके के होते हैं. First is informal letter. Informal letter, letters to relatives and friends. Letters to invitation, ठीक है, जो relative और friend को लिखा जाता है invitation के लिए. Next is formal letter, यानी कि letters to firms, businessmen, authorities, applications, letters to the editor of newspaper, etc. Okay, तो जो firms को लिखा जाता है, businessman, authorities को लिखा जाता है, वो हो गया हमारा formal letter. Now the first one is that informal letter. Since an informal letter is personal in nature, it should be written in a simple, clear, easy to understand, natural and lively way, like the way one friend relative talks to another. मतलब एकदम simple language में हमें लिखना है, जैसे हम एक दोस्त से बात कर रहे हो, ठीक है, तो वैसे फॉर्म में हमें लिखना है. Now next is the formal letter. Letters to government officials, business house, customer, editors, colleagues and acquaintances fall under the category of formal letters. As the term itself indicates, a formal letter is written in a formal style, that is the language and tone of the letter of our formal, impersonal or objective but pleasant. Therefore, no informal expressions, greetings or contracted forms of words are used. The language is straightforward and to the point. It may be strongly worded but never impolite. ओके, तो फॉर्मल जो लेटर होता है वो एकदम फॉर्मल लैंग्वेज उसमें यूज करते हैं, एकदम डिसेंट वाला लैंग्वेज हम यूज करते हैं, इनडिसेंट टाइप नहीं होता, ठीक है, रूड टाइप नहीं होता और बहुत ही पोलाइट फॉर्म होता है. ओके, Now let's see the forms of letters. A letter generally has 7 parts. These parts can be placed in various positions in the page. The most popular format these days is the one illustrated on the following page. Okay, तो एकदम इसके 7 parts होते हैं और हर एक part में हम डिटेल में जाएंगे. ठीक है, सबसे पहला part है इसका the address. The position of the writer address in a letter is the top left hand corner of the page. Top left hand corner में आपको लिखना है सबसे पहले address. Okay, writer address यानी कि जो लिख रहा है letter उसका address. Okay,
यानी कि जो सेंड कर रहा है लेटर को। नाउ नेक्स्ट इज द डेट। द डेट शुड बी रिटन इन फुल अबाउट द सैल्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल डेट जो है वो फुल लिखना है, ऐसे नंबर फॉर्म में नहीं लिखना है। ओके जैसे जून 4 देन आपको ईयर लिखना है, या फिर 4 जून देन आपको ईयर लिखना है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इट कुड ऑल्सो बी रिटन एज जून 4 और 4 जून। ओके द नेम ऑफ द मंथ इज रिटन इन द शॉर्ट, एंड फॉर एग्जाम्पल डोंट राइट जून एज JUN, मतलब शॉर्ट में नहीं लिखना है, हमें जून को जून ही लिखना है। ओके नाउ नेक्स्ट इज third one, the salutation. The form of salutation varies from person to person depending on the degree of intimacy with the person addressed. मतलब जो degree of intimacy है उसके according ही हमें salutation लिखना है। जैसे कि for example point A, to members of your family को अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, my dear father, my dear mother, etc. To friends को लिखना है तो dear Swati, my dear Sonia, etc. Next to business people को लिखना है तो dear sir, dear ma'am. Okay. Next one, to officials को लिखना है तो sir और madam या respected sir or madam. Okay. Now point number 4, the body. This is the main part of the letter. It should be divided into paragraph according to the subject matter and should be written in clear and simple language. It includes an introduction which gives the reason for the letter, the main information and a conclusion which contain a polite wish. Okay, तो एकदम अच्छे से होना चाहिए body जो है। पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन हो गया, फिर प्रॉब्लम हो गई, फिर कंक्लूजन हो गया। ओके नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज सब्सक्रिप्शन। अ लेटर मस्ट एंड abruptly simply with the writer's name. This would look rude. Okay, अगर letter end होगा simply एक writer नाम से तो ये बहुत rude होगा। Okay, so it is a courteous leave taking before the letter is ended. It must correspond to the salutation. तो सबसे पहले एक अच्छा सा एक courteous leave होना चाहिए। जैसे कि अगर हम relatives को लिख रहे हैं, to relatives, तो yours affectionately, yours affectionate son, yours affectionate brother, yours affectionate sister, ऐसे करके हमें end करना है। Okay, हम friends को लिख रहे हैं, to friends, yours sincerely, your sincere friend. Okay, to strangers, businessman और official को लिख रहे तो yours faithfully. To newspaper को लिख रहे तो yours truly. Okay. Now point number 6, the signature. The writer should put his name or signature with designation, business and official letters below the subscription. तो subscription के नीचे अपना नाम और signature mention करना है। Next one is the subscription. This is the address on the envelope of the person the letter is written to. The address should be legible, clear, करेक्ट एंड कंप्लीट। मतलब वो एड्रेस जो कि सेंडर को, जो जाने वाला है, जिसको लेटर पहुंचने वाला है, उनका एड्रेस ओके एनवलप में होना चाहिए। एंड जो एड्रेस है वो एकदम लेजिबल, क्लियर और करेक्ट और कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मिस्टर AK मिश्रा, 76 हिल रोड, दिल्ली। ओके नाउ हेयर यू कैन सी द फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। सबसे पहले आपको दे रखा है राइटर एड्रेस, यानी कि जो लिख रहा है लेटर को। ओके उसके बाद आपको डेट दे रखा है यहाँ पर, फिर सैल्यूटेशन आपको दे रखा है माय डियर अंकल, फिर उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, फिर सब्सक्रिप्शन योर्स अफेक्शनेटली एंड सिग्नेचर रेखा। ओके और आप यहाँ पर देख सकते हो द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। ओके सबसे पहले राइटर एड्रेस ही आएगा, फिर उसके बाद डेट आएगा, फिर उसके बाद आपको लिखना है एड्रेस ऑफ द पर्सन और फर्म रिसीविंग द लेटर, रिसीवर का एड्रेस लिखना है। ओके फिर सैल्यूटेशन लिखना है, डियर या रिस्पेक्टेड सर मैम, फिर बॉडी ऑफ द लेटर, फिर सब्सक्रिप्शन योर्स फेथफुली सिग्नेचर सोनाली सिंह। ओके Now, before moving further, there is a note. While writing the address, the date, the salutation, and the subscription, no punctuation mark are used at the end of the line these days. कोई भी punctuation mark हम आजकल use नहीं करते हैं, ठीक है? This is why in the above format you do not find these punctuation mark. आपने देखा होगा, अभी हमने ऊपर की जो format पढ़ी उसमें आपने punctuation mark नहीं देखा होगा. Besides, everything begins at the left margin. और सब कुछ जो है वो left margin से ही शुरू होगा. Okay? Now let's see the specimen of informal letter. आपको एक दे रखा है, an annual sports meet was held in your school and you had participated in it. Write a letter to your friend describing about the event. Okay, तो आपने एक annual sport में participate किया अपने स्कूल में और आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, आप डिस्क्राइब कर रहे हो हर एक चीज की क्या क्या हुआ था उधर। ओके सो सबसे पहले आप सेंटर एड्रेस लिखोगे 347A सेक्टर 13 UE चंडीगढ़, देन डेट लिखोगे आप, प्रेजेंट डेट, करंट डेट, फिर उसके बाद डियर रोहित, आई रिसीव्ड योर लेटर लास्ट वीक बट couldn't reply earlier as I was busy with the annual sports meet in our school. You will be glad to know that I participated in many events and even won prizes. The meet was held in the school playground. All the students and members of the staff gathered there. The deputy commissioner of Karnal was the chief guest. The program started with
with a march past with all the athletes dressed in white. Then there were many other events like the hurdle race, three-legged race, slow cycling race, and sack race. In the end, there was a tug of war in which both the teams proved to be strong. The meet concluded with the prize distribution by the chief guest. He also gave a short, inspiring speech and congratulated all the winners. I hope to come home during the next holidays. We will have a lot of fun then. Looking forward to see you soon. Okay. अब आप देख सकते हो योर्स ट्रूली राइट हैंड साइड में लिखा है, नहीं उसे लेफ्ट में लिखना है हमें, ठीक है, ये रॉन्ग है. योर्स ट्रूली मोहित. ओके, तो आप देख सकते हो कि कैसे लेटर लिखा गया, इंट्रोडक्शन कैसे दिया गया, फिर बीच की जो पैराग्राफ है वो कैसे, फिर कंक्लूजन कैसे है. ओके, now the next one is write a letter to your father requesting him to buy a new bicycle. Okay, आप अपने पापा को लेटर लिख रहे हो कि रिक्वेस्ट कर रहे हो कि एक नई बाइसाइकिल खरीदने के लिए. सबसे पहले आप एड्रेस लिखोगे 6/78 मयूर विहार लखनऊ, देन डेट लिखोगे आप, देन माय डियर फादर, you will be glad to know that I have settled down in my new school and I'm feeling very happy the way my studies are going on. The principal is strict but sympathetic. The teachers take pain in their work and the general atmosphere is good. However, I have a problem. The school is 3 kilometers from the house and I begin at 6:40 a.m. The bus facility not being available, I have to walk down to the school with a heavy bag of books on my back. So when I reach the school, I am totally exhausted and find it difficult to concentrate my work in the first two classes. The afternoon journey back home is also quite tiring. Besides, sometimes I get late and my class teacher annoyed with me. Daddy, I would be grateful if you could kindly arrange to buy a new bicycle. It will not only save my time and energy but also enable me to study. Give my regards to mummy. Yours lovingly, Rohit. ओके, तो यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखा है कि उसे कैसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है स्कूल जाने में और उसे क्या चाहिए, बाइसाइकिल चाहिए, ठीक है, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने पापा से. Now the next one is specimen of formal letter. तो formal letter का वो क्वेश्चन दे रखा है, write a letter to the editor, the Hindu, New Delhi, voicing your concern against rash driving on the roads of your city. Suggest some possible measures also. तो आप लेटर लिख रहे हो एडिटर को, हिंदू को, ठीक है, हिंदू के जो एडिटर है उनको लिख रहे हो और आप वॉइस आउट कर रहे हो कि टू शो द कंसर्न अबाउट द रैश ड्राइविंग, की जो खराब ड्राइविंग जो रोड में करते हैं उसको लेकर कंसर्न दिखाना. ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले आपको एड्रेस दे रखा है, सेंडर एड्रेस, एच नंबर, हाउस नंबर 346, सेक्टर 12, न्यू दिल्ली, देन डेट, फिर उसके बाद वो जो रिसीवर का एड्रेस है वो लिखना है, द एडिटर, द हिंदू, न्यू दिल्ली, फिर उसके बाद सब्जेक्ट किस टॉपिक पे आप लिख रहे हो, रैश ड्राइविंग ऑन रोड्स. ओके, देन डियर सर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर. जब भी हम एडिटर को लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं पहले, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय कंसर्न ओवर द प्रॉब्लम ऑफ रैश ड्राइविंग ऑन द रोड ऑफ आवर सिटी. एवरी डे वी रीड about a number of accidents that take place on the road of the city. Some accidents are very serious. Many precious lives are lost in these accidents. The reason for these accidents is rash driving. Drivers of vehicles do not care for the speed limit. Everyone seems to be in a bad hurry. Everyone seems to be in a mad hurry. Young men on their bikes and cars drive recklessly. Speed thrills them. Many a time they collide, hit with other vehicles. Most drivers do not follow the traffic rules. They do not bother about the speed limit on busy roads. The result is accidents. Constables should be posted at different points. Rash drives should be penalized with heavy fines. I hope that this letter of mine will find a suitable space in your newspaper so that the problem of road accidents could be checked by the mutual efforts of government and people alike. ओके, योर्स फेथफुली राहुल चोपड़ा. तो यहाँ पर बता रखा है कि कैसे रैश ड्राइविंग हो रही है, उस चीज को कैसे रोकना चाहिए, वो सब बताया है, ठीक है. Now the next one is write an application to the principal of your school requesting him to grant you full fee concession. Okay, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, the principal, then स्कूल का नाम सेंट जॉन स्कूल, माल रोड दिल्ली, Mall Road, Chennai. Dear sir, I shall feel highly obliged if you kindly grant me full fee ship. I shall feel highly obliged if you kindly grant me full fee ship. My father is a worker in a local factory and is earning a meager rupees 4,500 per month. Being the only earning member in the family, he finds it difficult to support a large family of 5 members. My 2 younger brothers are also studying in other schools and I am afraid if I am not granted fee ship,
I might be forced to discontinue my studies. Like last year, this year also, I have stood first in my class and have obtained 85% marks in the annual examination. I assure you to keep my position in class 8th also. Sincerely hope that you will help me out. Yours faithfully, Pankaj Khanna, student of class 7B. Okay, तो आप यहाँ पर देख सकते हो about full fee concession के बारे में letter. Okay. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस लेटर पार्ट एंड आपका होमवर्क इसमें ये है कि आपको इसके एक्सरसाइज पार्ट को कंप्लीट करना है, आपको लेटर लिखना है, बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर. ओके, Now the next topic is paragraph writing. Paragraph writing क्या होता है? A paragraph is a group of sentences related to one topic or developing one point. These sentences are closely related in meaning and are arranged in a systematic manner. A paragraph may stand independently, that is, it may be a short composition complete in itself, or it may be a part of a longer composition like an essay. The essential features of a good paragraph are unity, coherence, emphasis and variety. ओके तो पैराग्राफ जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जो एक टॉपिक को रिलेट कर रहा है या फिर वो डेवलप कर रहा है एक पॉइंट को. ओके ये जो सेंटेंसेस है ये क्लोजली रिलेट होते हैं एक दूसरे के मीनिंग के साथ. अगर वो क्लोजली रिलेटेड नहीं है तो पैराग्राफ में नहीं होगा कंसिस्ट. एंड वो सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज होते हैं और पैराग्राफ जो है वो इंडिपेंडेंटली स्टैंड करता है अपने आप में. एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन होता है जो अपने आप में कंप्लीट है एंड या फिर वो एक लॉन्गर कॉम्पोजिशन का पार्ट भी हो सकता है. ठीक है, एसेंशियल फीचर जो है गुड पैराग्राफ के वो होते हैं यूनिटी होना, ठीक है, एकता, कोहेरेंस होना, एम्फसाइज और वैरायटी होना. ठीक है, सो लेट्स नो अबाउट इट इन डिटेल. फर्स्ट वन इज यूनिटी. First is unity. All the sentences in the paragraph must bring out only one main fact, thought और idea. जो भी sentences है paragraph में उनको एक ही thought और fact और idea लेकर आना है. Now next is coherence. Examples or events which have no bearing on the topic must be avoided. The paragraph must bring out point by point logical development of the topic. तो इसमें बोला गया है कि जो कुछ logical development of the topic ही लेकर आना है, कोई unnecessary चीज नहीं लेकर आनी है. Now next is the emphasize. Third point, we may be including on our paragraph a few ideas or a few events related to the central theme. These ideas or events cannot be equally important. Some of them will be more important than the others. Emphasize means that we should give each idea or event as much importance as it deserves in relation to the central theme. Okay, मतलब emphasize करना, एक चीज को पूरा emphasize करना. ठीक है. Now next is variety. When we talk of variety in a paragraph, it is not variety in the theme. There should be variety in sentence contention so that the paragraph does not become dull. मतलब paragraph एकदम boring ना लगे तो उसमें variety होनी चाहिए हर एक paragraph में ताकि interest बना रहे और eye catchy भी रहे. Okay. Now some practical hints on paragraph writing. कुछ practical hint दिए गए हैं. Point number 1, sometimes should be avoided to thinking over and grasping the exact meaning, significance and implication of the given topic. कभी कभी हमें वो चीजें avoid कर देनी चाहिए जैसे कि exact meaning निकालना, significance या implication निकालना. Now point number 2, arrange your ideas and write down the important point in the logical order in which they should be developed. There should be no omission, no repetition or no digression. Okay, तो arrange करने अपने आइडियाज को और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक लॉजिकल ऑर्डर में. ठीक है, उसमें ओमिशन नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, डिग्रेशन नहीं होना चाहिए. नाउ पॉइंट नंबर 3, द पैराग्राफ शुड बिगिन विद अ स्ट्राइकिंग सेंटेंस टू एक्सप्रेस द मेन आइडियल एंड टू अराउज द रीडर इंटरेस्ट. तो एक स्ट्राइकिंग सेंटेंस से स्टार्ट होना चाहिए पैराग्राफ जो है. Now point number 4, the sentence should be arranged in a logical order and the paragraph should end with a sentence which sums it up. Okay, तो sentences जो है वो एकदम logical order में arrange होने चाहिए और paragraph जो है वो end होना चाहिए with a sentence जो उसे sum up कर दे. Okay, now point number 5, when you have to develop an argument, sentences should be arranged as to lead to the climax towards the end. मतलब जब हम develop कर रहे हो कोई argument तो sentences जो है वो arrange होना चाहिए जिससे कि वो climax तक पहुंच सके. ठीक है, towards the end तक पहुंच सके. Now point number 6, a paragraph should read as a complete and coherent piece of composition which is couched in an engaging style. मतलब एकदम engaging style में पैराग्राफ लिखा हुआ होना चाहिए. Okay, now यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं पैराग्राफ के. सबसे पहला पैराग्राफ का टॉपिक है ड्रग एडिक्शन. Drug addiction is a gift of the Western civilization. Material prosperity and unequal distribution of wealth brought a deep frustration among the youth in the West. The hippie culture brought the culture of heroin
charas, cocaine, and ganja, etc. The frustrated youth in India took to drugs. Broken families, unemployment, and complexities of the modern age created a widespread unrest and frustration among the youth. Most young men and women started taking drugs for pleasure, but soon they got used to it. Drug addiction leads to a complete degeneration of man physically and spiritually. He becomes a parasite and a criminal. Many bright young men was ruined Many bright young men were ruined by drug abuse. The government and other volunteer organizations should work hard in hand to root out this abuse among the youth of India. इस पैराग्राफ में किसके बारे में बताया गया, ड्रग एडिक्शन के बारे में बताया गया है कि कैसे जो यंग मैन और यंग वुमेन हैं वो इस चीज में चले जा चुके हैं, ठीक है, ड्रग एडिक्ट बन चुके हैं, और जिससे क्या होता है उनकी लाइफ जो है वो पूरी की पूरी फ्रस्ट्रेटेड फॉर्म में चली जाती है, ठीक है, और वो फिजिकली और स्पिरिचुअली अपनी बॉडी को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है. Now the next paragraph topic is the joy of being out on an excursion. An excursion is a short trip taken for pleasure. It is essential for schools to provide for excursions, tours, and trips, not only to give children experience of direct knowledge but also the joy of being out together with their peers. It breaks the monotony of the classroom. Besides, it gives us an opportunity to explore and enjoy personally the curiosities of the place visited. India is rich in places of historical, religious, industrial, and scientific interest. Besides, India has nature's bounties in plenty spreads all over. The list of available places and sports can never be exhausted. It is one thing to read about a place, its people, and their mode of living, but it is quite another to see them actually and get to know their ways through a personal another to see them actually and get to know about their thoughts, okay, personal experience. Besides, there is the thrill of being together with others of our age and enjoy recreation with a blend of instructions. Here we are on our moving about in an environment of freedom to taste the joys of own moving about in an environment of freedom to taste the joys of our born discoveries and explorations. And if our movement entails a night stay, we share with our friends the joy corporate living, our adventures as well as misadventures, or become a part of our unforgettable experience, and we live and relieve them with similar thrill and shocks. तो यहाँ पर एक्सकर्शन के बारे में बताया गया, जैसे स्कूल हमें जब हम स्कूल में थे, ओके, या फिर आप अभी स्कूल में हो तो आप जैसे एक्सकर्शन के लिए जाते हो, ट्रिप के लिए जाते हो, तो आप कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हो, आपको उस जगह के बारे में नॉलेज पता चलती है, ठीक है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनका कल्चर क्या है, वो सब पता चलता है. या फिर अगर आप म्यूजियम में गए तो म्यूजियम से आपको पुराने पास्ट के बारे में पता चलता है, ठीक है, और आपको अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चलता है, ओके. आई होप कि आपको ये पैराग्राफ राइटिंग अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको होमवर्क ये है कि इसके एक्सरसाइज पार्ट को आपको इसको कंप्लीट करना है, ओके. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग मैसेजेस. मैसेजेस आर रिटन व्हेन वी कैन नॉट कम्युनिकेट विद अ पर्सन डायरेक्टली. मैसेजेस हम तब लिखते हैं जब हम डायरेक्टली किसी पर्सन से कम्युनिकेट नहीं करते, तब हम मैसेज को लिखते हैं, ठीक है. दे आर रिटन टू, वो किस किस को लिखा जाता है, जैसे कि गिवन सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो इंपॉर्टेंट तो तब हम लिखते हैं. नाउ नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग, कोई चीज रिक्वेस्ट करे किसी को करने के लिए, तब हम लिखते हैं. नेक्स्ट वन अपोलोजाइज फॉर समथिंग, किसी से माफी मांगने के लिए लिखते हैं. नेक्स्ट वन गिवन एक्सप्लेनेशन, किसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैसेज लिखते हैं, ओके. मोस्ट ऑफन द क्वेश्चन ऑन मैसेज राइटिंग हैज एन इनपुट इन द फॉर्म ऑफ अ टेलीफोन कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल. द वाइटल इंफॉर्मेशन conveyed in the conversation is to be converted into a message for a third person sometimes. However, the question will involve standard rubrics, that is instruments containing the necessary information for the message. Okay, तो most often जो है वो क्वेश्चन या फिर मैसेज राइटिंग जो है इनपुट इन द फॉर्म ऑफ अ टेलीफोन कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में होता है, फिर उसको मैसेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ओके. Now some important points to remember. Point 1, you don't need to write sender or receiver address. इसमें आपको sender और receiver address लिखने की जरूरत नहीं होती. Next point number 2, give only a brief salutation. Example, dear aunt. एक brief salutation ही देना होता है, जैसे dear aunt हो गया. Now next one is mention the time and date when the message was written. This information can be placed on either side of the box. Time and date को mention करना है, either side of the box में लिख सकते हैं हम message के. Now next one, you may write the name of the person for whom the message is meant at the top as shown. Message of Mr. or Mrs.
मैसेजेस। ओके, हमें नेम लिखना है पर्सन का जिसको हम मैसेज लिख रहे हैं, ठीक है, टॉप पार्ट में। नाउ नेक्स्ट वन, प्लेस द एंटायर कंटेंट इन अ बॉक्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट द क्वेश्चन नंबर। हमें पूरा कंटेंट जो एक बॉक्स में लिखना है और हमें क्वेश्चन नंबर जो है वो लिखना भूलना नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज राइट ओनली द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, डू नॉट ऐड एनीथिंग ऑन योर ओन, अपने तरफ से कोई ऐड ऑन नहीं करना है। नेक्स्ट वन, पुट द सेंडर नेम सिग्नेचर एट द एंड ऑफ द मैसेज। सेंडर का नाम और सिग्नेचर हमें एंड में लिखना है मैसेज के। नाउ नेक्स्ट वन, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ड्स लाइक आई विल, डोंट, एक्सेट्रा एंड एब्रीविएशंस एंड सिंबल्स कैन बी यूज। हम एब्रीविएशन सिंबल का यूज कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। समटाइम्स फ्रेजेस इंस्टीड ऑफ कंप्लीट सेंटेंसेस में बी यूज, फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ दैट कंप्लीट सेंटेंसेस। इन रियल लाइफ सच मैसेजेस आर रिटन ऑन स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर कॉल्ड मेमो स्लिप्स। ओके, रियल लाइफ में ऐसे टाइप के मैसेज हम मेमो स्लिप में लिखते हैं ताकि किसी को कुछ याद दिलाया जाए। जैसे फैमिली में भी होता है ना, कोई चीज भूल जाते हैं तो मेमो स्लिप में लिखा जाता है कि ये चीज है, ये वाली चीज फ्रिज के अंदर है। ओके, नाउ द स्टेप्स आर, फर्स्ट वन, लेआउट ऑफ अ मैसेज। यहाँ पर आप मैसेज का लेआउट देख सकते हो। सबसे पहले राइट डेट एंड टाइम ऑफ राइटिंग द मैसेज, डेट एंड टाइम लिखना है मैसेज का इस बॉक्सेस में। फिर बिगिन विद ब्रीफ सैल्यूटेशन से शुरू करना है, ओके, लाइक डियर आंट, डियर अंकल। नेक्स्ट वन, इन दिस एरिया राइट द इन्फॉर्मेशन टू बी कन्वेड, जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो लिखना है, वो मोर देन 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैसेज का बॉक्स भी आप देख सकते हो, बॉक्स में लिखना है आपको ये, राइट नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द मैसेज। फिर लास्ट में आपको नाम लिखना है उस पर्सन का जो लिख रहा है इस मैसेज को। ओके, यहाँ पर आपको सैंपल दिया है, सैंपल मैसेज। रीड द फॉलोइंग टेलीफोन कॉन्वर्सेशन विच टुक प्लेस बिटवीन कामिनी एंड दीप्ति एज शोभित इज नॉट एट होम एंड दीप्ति herself has to leave for a game of badminton. She writes a message for Shobhit based on the conversation. Write the message from Deepti to Shobhit. Okay, in not more than 50 words and put it in a box. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये टेलीफोन कॉन्वर्सेशन दे रखा है किसके बीच में, कामिनी और दीप्ति के बीच में। ओके, क्योंकि शोभित जो है वो तो घर में है ही नहीं, तो दीप्ति जो है वो एक मैसेज लीव करेगी क्योंकि उसे जाना है किसके लिए, गेम ऑफ बैडमिंटन के लिए जाना है, तो मैसेज लीव करेगी शोभित के लिए, जो किसने बताया था, कामिनी ने भेजा था उसके लिए। ओके, और ये जो मैसेज है आपको 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए और बॉक्स के अंदर ही आपको लिखना है। तो हम पहले इनकी कॉन्वर्सेशन पढ़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट बोला है कामिनी, गुड इवनिंग, दिस इज कामिनी सिंगला, कुड आई स्पीक टू शोभित प्लीज। फिर दीप्ति बोलती है, आई एम अफ्रेड शोभित हैज गॉन फॉर ट्यूशन, कैन आई टेक अ मैसेज। फिर कामिनी बोलती है, वुड यू आस्क हिम टू रिटर्न माय सोशल साइंस टेक्स्ट बुक व्हिच ही हैड बोरोड लास्ट सैटरडे, आई नीड इट अर्जेंटली एज डे आफ्टर टुमारो देयर इज अ क्लास टेस्ट। दीप्ति, certainly, anything else? Kamini, yes, please tell him if that I have prepared a copy of science notes for him. Deepti, I will definitely convey your message by. Kamini, thanks and bye. Okay. अब आपको ये मैसेज लिखना है। दीप्ति अब शोभित अपने भाई के लिए लिखेगी ये मैसेज। सबसे पहले वो डेट डालेगी, फिर टाइम डालेगी कितने बजे का आया था, फिर शोभित का नाम लिखा है। फिर उसके बाद कामिनी कॉल्ड अप टू आस्क फॉर सोशल साइंस टेक्स्ट बुक विच यू हैड बोरोड लास्ट सैटरडे, शी नीड्स इट अर्जेंटली फॉर देयर इज अ क्लास test day after tomorrow. Also, she has prepared a copy of science notes for you, she said. Deepti. Okay, तो किसने बोला है, ये दीप्ति ने बोला है। ओके, ऐसे ही आपको दूसरे मैसेज का भी दे रखा है, ठीक है। तो आपको ये टेलीफोन कॉन्वर्सेशन अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको यहाँ पर मैसेज का फॉर्मेट भी दे रखा है अच्छे से। ओके, आई होप कि आपको ये मैसेज राइटिंग अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ऐसे ही एक्सरसाइज पार्ट के जो दे रखे क्वेश्चन उनको सॉल्व करना है, उनको अच्छे से लिखना है। ओके, now the next topic is writing notices. A notice is a short composition meant to convey a piece of information to some people who could be interested in it. It is widely used by individuals and organizations to announce events and celebrations, birth and death occasions, example inaugurations or sales, to issue public instructions, to make appeals and extend invitations. Most notices are meant to be pinned up or pasted on special board meant for the purpose. Some notice, example notice from government, also appear in newspaper. Okay, तो notice writing जो होती है वो फॉर्मल फॉर्म में होती है, 50 वर्ड्स का होता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बॉक्स में होना चाहिए। ओके, और कुछ स्पेशल ओकेशन में ही हम इसे लिखते हैं, पूरे पब्लिक के लिए होता है वो, अगर स्कूल में लिख रहे हैं तो पूरे स्कूल के लिए होता है वो। ओके, नाउ
there are four important characteristics of a good notice. Good notice की कुछ important characteristics है. First one है, it is completer in all respects. Who is giving the information? Who is the information meant for? And what is the information? What action, if any, is to be taken? The date on which the notice is being issued. Okay, तो सबसे पहले completer होना चाहिए, जैसे कि who is giving the information, कौन ये information दे रहा है, कौन ये किसके लिए information है, okay, क्या information है, क्या action है, ठीक है, और कौन सी डेट में ये नोटिस जो है इशू किया गया. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2, इट इज स्पेसिफिक एंड कंसाइज, दैट इज इट कैरीज ओनली रिलेवेंट डिटेल्स इन ब्रीफ. एक रिलेवेंट डिटेल्स देता है ये इन ब्रीफ में. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पॉइंट नंबर 3, द लैंग्वेज इज केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल सो दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग इन द रीडर्स माइंड. सिंपल फॉर्म में लैंग्वेज करा गया है, ठीक है, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो रीडर के माइंड में. नाउ पॉइंट नंबर 4, अ नोटिस इज अ फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग बट केयर इज टेकन टू अवॉइड अ स्टिफ टोन. ओके, फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग होता है, इसमें कोई स्टिफ टोन नहीं होना चाहिए, रूट टोन नहीं होना चाहिए, एकदम पोलाइट फॉर्म में होना चाहिए, डिसेंट वन. Now next is an effective notice will usually include the following. Point number 1, name of the organization, institution or office. सबसे पहले नाम होना चाहिए इंस्टीट्यूशन का, ऑर्गेनाइजेशन का या ऑफिस का. Now next is date of the inputs, date of inputs the notice. Okay, next one the word notice हमें लिखना है. Next one a suitable description, caption और heading होनी चाहिए notice की. Next है आपका purpose of which it has been written. Example meeting and appeal. Purpose भी लिखना है कि किसके लिए लिख रहे हैं हम. फिर है details of schedule, date, time, venue, program, duration, etc. In case the notice is about of an event, ये सब लिखना है. Next is signature, name and designation of the person issuing the notice. ठीक है. और नेक्स्ट है स्टाइल एंड टोन ऑफ द लैंग्वेज, दैट इज फॉर्मल होना चाहिए, सेमी फॉर्मल या इनफॉर्मल होना चाहिए. ओके, नाउ लेट्स सी द लेआउट ऑफ द नोटिस. अब यहाँ पर आपको फॉर्मेट दे रखा है नोटिस का. सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना है, राइट द वर्ड नोटिस, ठीक है, नोटिस वर्ड आपको लिखना है. सबसे पहले आपको लिखना है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री, ऑफिस इशूइंग द नोटिस इन कैप्शन. ओके, कैपिटल लेटर में. नेक्स्ट वन द डेट इज टू बी रिटन हियर एट द लेफ्ट साइड. ओके, फिर नोटिस भी कैपिटल लेटर में होना चाहिए. फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, एक नोटिस के बाद एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें आपको लिखना है इन दिस स्पेस राइट द कंटेंट्स ऑफ द नोटिस, किस चीज के लिए आप लिख रहे हो. फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, बॉडी ऑफ द नोटिस. फिर उसके बाद आपको लिखना है सिग्नेचर, फिर नेम इन द ब्लॉक लेटर्स एंड डेजिग्नेशन ब्रैकेट ऑफ द पर्सन विच इज इशूइंग द नोटिस. ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले दिया गया है, यू आर अभिषेक शर्मा द स्टूडेंट प्यूपल लीडर एट सेंट जॉन स्कूल वाराणसी. योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन ऑन द cost of Basant Panchami. Write a notice for your school notice board informing the students about the competition, asking them to submit their names by 11th of Feb this year. Okay, there will be 3 prizes. Write the notice in about 50 words and put it in a box. Okay, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, स्कूल का नाम लिखोगे कैपिटल लेटर में, लाइक दिस वन, सेंट जॉन स्कूल वाराणसी. देन नोटिस लिखोगे आप, उसके बाद डेट लिखोगे आप, फिर काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन जो मेन इशू है इसमें, पर्पस है, फिर उसके बाद अटेंशन काइट लवर्स. ओके, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन ऑन दिस डेट and from 11 a.m. to 2 p.m. in the school playground. There are prizes for the top 3 kite flyer. Interested students should submit their names to the undersigned latest by this date. Abhishek Sharma, student pupil leader. Okay, तो ऐसे आपको इस नोटिस को लिखना है. ओके, यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्मेट दे रखा है, सेकंड मतलब तरीका, एक एग्जांपल दे रखा है कि कैसे लिखना है. ओके, और आपका होमवर्क है कि आपको ये एक्सरसाइज पार्ट में जो क्वेश्चन दे रखी है वो कंप्लीट करना है, आपको नोटिस राइटिंग लिखना है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन. Now the next topic is essay writing. An essay is defined as a literary composition on any subject. It is a written composition giving expression to one's own personal ideas or opinions on some topic. An essay consists of a number of paragraphs designed and developed sequentially in the given subject. Arrangements of thoughts in a well-connected paragraphs, keeping in view the principles of unity and proportion of utmost importance in an essay. An essay as a piece of art and therefore in its final form it should appear to have been written spontaneously. तो essay जो होता है composition form है, ठीक है, जिसमें clear meaning होना चाहिए, topic सही होना चाहिए, topic से related ही होना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए. Okay, now let's see the characteristics of a good essay. सबसे पहले है unity. An essay must be a unity developing one theme with a definite purpose. The subject must be clearly defined in the mind and kept in view throughout. Nothing that is not related to it should be
avoided to the essay. At the same time, the subject may be treated in a variety of way and from different points of view. तो unity होनी चाहिए हर एक line sentences में paragraph में. Now next is the point number 2, order. The essay should follow a certain ordered line of thought and come to a definite conclusion. Certain order होना चाहिए essay writing में. Okay. Now next one is brevity. The limit should be about 300 words. So of course, there can be no strict rules as to length, which will depend a good deal on the nature of the subject. But an essay should be a brief exercise, concisely expressed. So एक brief होना चाहिए, 300 words का होना चाहिए, ठीक है? Now next is point number 4, style. The style of an essay must be dignified and literary. Slang, colloquial terms, and free and easy constructions are not proper in an essay. The language and sentence construction should be simple, direct and natural. So language construction ये सब जो है simple होना चाहिए, direct और natural होना चाहिए. Now next is point number 5, the personal touch. An essay should reveal the personal feeling and opinion of the writer. It should have its individuality, his or her individuality in it. The personal touch should not be lost, otherwise the essay will be colorless and devoid of individuality. These features are necessary in a good essay. Suitable subject matter, proper arrangement and adequate power of expression, for all these three there are present and the essay will be a success. Okay, so basically personal touch हम essay में दे सकते हैं, अपने कुछ व्यू पॉइंट्स दे सकते हैं essay में, ताकि उसे और भी अच्छा बनाया जा सके, उसे कलरफुल बनाया जा सके और बोरिंग ना लगे ताकि. ओके, नाउ आपको यहाँ पर कुछ सम स्पेसिमेन ऐसे दे रखी है. फर्स्ट ऐसे का टॉपिक है आपका एन आइडल friend. Man is a social being, says Aristotle. No human being can imagine his or her existence without society. Just as we need society, similarly we need friends. We cannot develop our personality well if we have no friends. For our harmonious development, we need company of friends. However, good friends are hard to find. Many can claim to be good and fast friends, but ultimately they prove to be fair weather friends. हमने fair weather friends idiom जो था उसके बारे में पढ़ा था हमने idiom वाले चैप्टर में. इसका मतलब क्या होता है कि जब अच्छा टाइम होता है तभी वो साथ देता है फ्रेंड, और जब थोड़ा सा बैड टाइम चल रहा होता है तो उस समय वो साथ नहीं देता है. ओके, तो इसी को हम फेयर वेदर फ्रेंड बोलते हैं, यानी कि सेल्फिश वन. नाउ व्हेन वी आर रिच एंड हैप्पी, मेनी मे फ्लॉक अराउंड अस, बट अ ट्रू फ्रेंड इज टेस्टेड इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी. ओके, वेल्थ मेक फ्रेंड्स, एडवर्सिटी ट्राइज देम. एडवर्सिटी मतलब डिफिकल्ट टाइम. ओके, सो आई वुड लाइक टू मेक फ्रेंड्स विद पर्सन्स हु possess good qualities. I expect my friends to have a pleasing personality. I do not mean only physical handsomeness but mental openness. My friends should be good ones. They must have qualities of head and heart. They must be pleasing in their manner and behaviors. Their very presence must spread sunshine. All may say, here is the real boy or real girl of him or her. Okay, I would not like my friends to be idlers and lethargic. They should be hardworking. They should not hesitate in doing any good work with their own hands, whether it is mental work or physical work. They should do it with devotion. They should believe in the dignity of labor. As students, they should be good at their studies. They should work hard to secure good marks in the examinations. I would not allow fair weather friends to come near me. My friends should be real friends, prepared to go through thick and thin with me. Thick and thin मतलब difficult time में एक साथ चलना. Okay, if I am in need, they should be prepared to help me in every possible way. When I weep, they should not laugh but sympathizes with me. It is not easy to find such good friends, but I would rather like to remain without friends instead of having false friends and be deceived by them. Okay, तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में, इस एस्से में आपको फ्रेंड के बारे में बताया गया कि फ्रेंड जो है वो कैसा होना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट एस्से टॉपिक इज अ डेयरिंग बैंक रॉबरी. Okay, so it was the 17th June 2012 when my mother had to go to the bank because she had to encash one of her fixed deposit which had matured on that date. She decided to take me as along as my school was closed for summer vacation. It took us about half an hour to reach the bank. My mother instructed me to seat it on the sofa lying near the door and herself proceeded to the fixed deposit counter. People in the bank were busy depositing and withdrawing money. Suddenly, a Maruti van came and stopped near the entrance of the bank. In a flick of a second, masked young men with sophisticated weapons in their hand entered the bank. They overpowered the security guard and after taking position warned the people of dire consequences if they tried to move.
They told all the customers and the bank employees to stand up, raise their hands, and turn their faces towards the wall. Filled with fear and terror, everybody did as directed. Two robbers then entered the manager's office and demanded the keys of the strong room. Help from outside was impossible as all the telephone connections had been snapped. The robbers entered the strong room and instructed the cashier to open the cash box. They removed all the cash and filled it in the bag they were carrying. Even the payment counter was not spared. Then the robber hurriedly left the bank, but before departing, they warned us that if anyone tried to follow, they would kill him. After this, they made good their escape. The whole operation took not more than 10 minutes. Everybody in the bank was stunned and was perspiring. The bank manager sounded the siren and within minutes the whole bank was crowded with police officials and public. Okay, तो यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे कैसे बैंक रॉबरी हुई थी. Okay, इस ऐसे में. Now आई होप कि आपको ऐसे राइटिंग अच्छे से समझ में आया होगा और अब आपको यहाँ पर एक एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए गए हैं ऐसे राइटिंग के कुछ टॉपिक दिए गए हैं आपको उनको लिखना है अच्छे से. ओके, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड द होल टॉपिक ऑफ दिस राइटिंग पार्ट एंड नाउ आई एम गोना मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर. बाय बाय.